नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यह क्लास तृतीय श्रेणी अध्यापक की L2 विज्ञान गणित साइंस मैथ्स के लिए ये क्लास है, जिसमें अपना टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट वाला है। इसका पार्ट फर्स्ट पहले हो चुका है और आज ये अपना इस क्लास का पार्ट सेकंड रहेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपन ने मुख्य रूप से जो एसिड बेस हैं उनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनके बारे में और इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मुख्य रूप से देखा। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो निश्चित तौर पर वो क्लास भी देखें आप। और इससे पूर्व तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा है, उसके लिए जो साइंस वाला सिलेबस है उसकी 11 क्लासेस टोटल अपलोड हो चुकी हैं। उनके अंदर 3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी हैं और चौथी यूनिट ये है जिसकी एक क्लास अपलोड हो चुकी है। आज ये दूसरी क्लास है और इसके बाद पार्ट थर्ड में यानी कि 3 कक्षाओं के अंदर यह यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आज ये दूसरी क्लास रहेगी। तो निश्चित तौर पर चैनल के ऊपर बने रहें और इस वीडियो पे आप जुड़े हैं तो कंटिन्यू पूरी क्लास को देखें, ताकि इससे जुड़े हुए जो तमाम तथ्य हैं, स्टेटमेंट्स हैं या कॉन्सेप्ट हैं, उनको आप अच्छी तरह से गेन कर पाए, उनका नॉलेज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जो ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो है उसको देख सकें। चलिए आगे देखते हैं अपन इस यूनिट को। तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं इसके अंदर, यानी एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं तो मुख्यतः अम्ल, क्षारक और जो लवण हैं उनको अपन देखेंगे। यहाँ अपना टॉपिक जो रहेगा वो एसिड और बेस में जो समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ हैं, उनकी अपन बात करेंगे। तो यह वर्ड यहाँ पर छपने में हुआ है। सभी अम्ल जो हैं वो क्या करते हैं, H+ आयन उत्पन्न करते हैं, यानी जलीय विलयन के अंदर जब इनको वियोजित किया जाता है तो एसिड है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जबकि वहीं पर बेस जो हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन है वो उत्पन्न करते हैं। तो वैसे देखा जाए तो अपन यूँ समझेंगे कि ये तो H+ आयन और ये OH आयन, तो डिफरेंस हो गया। लेकिन ये ऐसा भी है कि चाहे एसिड है चाहे बेस है, दोनों ही क्या करते हैं, दोनों का ही आयनन होता है, दोनों का ही अपघटन होता है। इस तरह से ये सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। तो एसिड जो है वो H+ आयन, फॉर एग्जांपल अपन देखें HCl है, इसको अपन जब जल के अंदर घोलेंगे, ठीक है, H2O, तो यूँ इस प्रकार से H3O+, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या होगा, Cl-। तो H3O+ है, इसके अंदर H2O+ H+ मौजूद है, ठीक है। तो H+ आयन देते हैं कौन, एसिड जो हैं वो जलीय विलयन के अंदर देते हैं। वहीं पर जो अपने बेस होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। जैसे कि NaOH है, इसका जलीय विलयन अपन लेंगे, जलीय विलयन को AQ के द्वारा भी लिखा जाता है, एक्वेटिक सॉल्यूशन। तो ये विघटित होकर के Na+ वही जलीय विलयन में एक्वेटिक सॉल्यूशन प्लस OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है वो जलीय विलयन के अंदर ही देंगे। तो ये बेस क्षारों की पहचान और ये H+ आयन है वो किसकी हो गई, एसिड की पहचान हो गई। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं, यानी डाइल्यूट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन इसकी कम हो जाती है। जल में मिलाने के ऊपर आयन जो हैं उनकी सांद्रता H3O+, ठीक है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोनियम आयन, और जो OH- हाइड्रोक्सिल आयन, प्रति इकाई आयतन में इनकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जल मिलाने पर आयतन बढ़ेगा, जबकि हाइड्रोजन या आयन है या फिर यह हाइड्रोक्सिल आयन है, उनकी कंसंट्रेशन उतनी ही रहनी, उनकी मात्रा संख्या उतनी रहनी है। आयतन बढ़ जाएगा तो फिर प्रति इकाई आयतन में उनकी संख्या कम हो जाएगी, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन घट जाएगी। कंसंट्रेशन घटेगी मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। यानी कि ये भी यहाँ पर समानता क्या, कि दोनों को ही जब मिलाया जाएगा तो दोनों ही क्या होंगे, चाहे एसिड हैं चाहे बेस हैं, वो डाइल्यूट होंगे। फिर क्षार तथा अम्ल यानी एसिड बेस जो भी हैं, इनकी प्रबलता, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो देखिए, किसी भी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न
H+ क्रमशः देखा जाए तो क्षार में OH और अम्ल में H+ आयनों की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। जो जितना जलीय विलयन के अंदर वियोजित होकर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन या जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन देता है, वही उतनी ही उनकी क्या होती है, स्ट्रेंथ यानी कि प्रबलता है वो ज़्यादा होती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक वो होते हैं, देखिए सूचक अलग अलग के तरह के हैं, प्राकृतिक हैं, संश्लेषित सूचक हैं, ठीक है, अलग अलग। वहीं सार्वभौमिक सूचक यूनिवर्सल जो इंडिकेटर हैं वो भी आते हैं। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, इस बात को तो बताते ही बताते हैं, जबकि उनकी जो pH मान है वो कितना ज़्यादा है कितना कम है, यानी उनकी प्रबलता को भी बताते हैं। तो ये चीज़ अपन ध्यान रखें, अम्ल या क्षार की प्रबलता है वो किस प्रकार के सूचक के द्वारा, सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं उनके द्वारा ज्ञात करी जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, सार्वभौमिक सूचक यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं वो क्या है। तो देखिएगा, अनेक सूचकों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक संश्लेषित सूचक होते हैं अलग, उनका मिश्रण होता है। ये सूचक क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। जो कंसंट्रेशन है उसको अलग अलग कलर के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो उस कलर के आधार पर अपन उससे अम्ल के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता कर लेते हैं, और हाइड्रोजन आयनों की कंसंट्रेशन के द्वारा अपन उसकी pH पता कर लेते हैं। pH क्या होती है, किसी भी अम्ल के लिए pH = log H+, यानी कि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक ही क्या होता है, pH होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन हैं उनकी कंसंट्रेशन के बेस पर, उनकी सांद्रता के आधार पर अपन क्या कर लेंगे, जो अम्ल है उसकी प्रबलता यानी उसकी स्ट्रेंथ है उसका पता कर लेंगे। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक किस तरह से ट्रीट करेंगे, तो ये अपन पहले देख चुके हैं। जल की उपस्थिति में या जलीय विलयन में अम्ल है वो H+ आयन, हाइड्रोजन आयन है वो उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ये H+ आयन है वो H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। ये भी मैं दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, सेम यही एग्जाम्पल अपन ने लिया था, ये इस तरह से, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन ने जल के अंदर डिजोल्व किया तो ये हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन है वो क्या हो गए थे, मुक्त हुए थे। अब अपन देख रहे हैं कि जल की उपस्थिति में बेस यानी कि क्षारक ये क्या करते हैं, OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन है वो मुक्त करते हैं। जैसे NaOH जलीय विलयन के अंदर, तो ये Na+ एक्वेटिक सॉल्यूशन और OH- भी एक्वेटिक सॉल्यूशन यानी कि जलीय विलयन। तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन है ये वो देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल लेते हैं अपन, तो जलीय विलयन के अंदर मैग्नीशियम Mg2+ और 2 आयन यहाँ पर क्या हो गए, OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन हो गए। तो जलीय विलयन के अंदर अम्ल हैं वो हाइड्रोजन आयन के रूप में हाइड्रोजन आयन देते हैं और हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्रेजेंट होते हैं जल के साथ जुड़ करके, जबकि क्षारक जो हैं वो OH आयन प्रोवाइड करवाते हैं यानी कि इसके रूप में टूट जाते हैं। आगे देखते हैं अपन, देखिएगा कि जब अम्ल को क्षारक को जल में घोला जाएगा तो किस तरह से घोला जाएगा। प्रोसेस देखो, दो प्रोसेस हैं अपने पास में, एक कंटेनर के अंदर एसिड है, दूसरे में अपने पास में वाटर है। तो वाटर को अपन एसिड में मिलाएं या एसिड को वाटर में मिलाएं, ये दो चीज़ें हैं अपने को घोलने के लिए। तो उनके अंदर अपन कौन सा तरीका जो है अपन अपनाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, जल अपने पास में है और अम्ल अपने पास में है। यदि अपन जल को अम्ल में डालेंगे तो अम्ल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उसमें थोड़ा सा अपन जल डालते ही वो क्या होगा, उबलेगा वहाँ पर, ठीक है। और उसमें मतलब दाहक प्रकृति है वो ज़्यादा होगी, उछल सकता है वो और उससे इंजरी आ सकती है। जबकि अपन क्या करेंगे कि जैसे जल कंटेनर के अंदर काफ़ी भरा हुआ है अपने पास में 1 लीटर 2 लीटर इस प्रकार से, और अपन क्या करेंगे, बूंद बूंद एसिड को एक रोड के साथ, कांच की छड़ी के साथ में हिलाते हुए बूंद बूंद करके उस एसिड को डालेंगे। तो एसिड बहुत कम मात्रा में एक एक बूंद बूंद करके उस पानी में, पानी जो ज़्यादा मात्रा में है उसमें जाएगा, तो फिर वो इतनी उष्माक्षेपी रिएक्शन नहीं होगी और धीरे धीरे करके वो एसिड उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब, जब अपन अम्ल और जल उनको मिला रहे हैं तो जल में एसिड को मिलाना चाहिए, वाटर में एसिड को बूंद बूंद करके मिलाना चाहिए, ये तरीका है। तो देखिएगा, सभी क्षारक के, सभी जो बेस हैं क्षारक हैं,
सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जो प्रबल क्षारक हैं वही जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। घुलनशील क्षारक यानी कि बेस, इसको क्या कहा जाता है? क्षार यानी कि एल्कली कहा जाता है। जो वाटर में सोल्यूबल है वो क्षारक क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। ये बात अपन पहले भी कर चुके हैं। तो सभी क्षार क्षारक होते हैं। सभी क्षार जो घुल गए वो तो बेस हैं, तो ही बेस में से ही तो कुछ क्वालिटी है वो, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्षारक मतलब सारे बेस ऐसे नहीं होते जो जल में क्या हो जाएं? डिजोल्व हो जाएं। और जो जल में डिजोल्व नहीं होंगे वो क्षार तो नहीं होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब सारे के सारे OH आयन वाले वो क्या हैं? वो क्षारक तो हैं, बेस तो हैं, लेकिन उनमें से अगर कुछ जल में नहीं गुजरे तो वो क्षार नहीं है। तो सभी क्षारक क्षारे नहीं होते। ये चीज़ अपन ध्यान में रखेंगे। अब है जल के साथ में अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अम्ल या क्षारक को मिलाया जा रहा है, हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। अम्ल या क्षारक को बूंद बूंद करके जल में मिलाना चाहिए और इसे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया है वो कैसी होती है? तो ऊष्माक्षेपी होती है। अब देखो, ये अपन ने यहाँ पर अम्ल ले रखा है और अगर अपन जल डालेंगे तो जल की यहाँ पर कोई बूंद आएगी, ड्रॉप, और वो यहाँ गिरेगी। अब एसिड काफ़ी मात्रा में है तो इस बूंद को ये क्या करेगा? बर्न करेगा, एकदम से जला देगा। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी और इसमें जल के उबलने की, उफनने की प्रक्रिया है वो हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आपने को नहीं करना है। जबकि जल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है, और उसमें अपन ने एक बूंद एसिड की डाली तो डालते ही ये एसिड इसके अंदर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इतनी ज़्यादा ऊष्मा जनरेट नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपने को अम्ल या क्षारक को ही जल के कंटेनर के अंदर मिलाना चाहिए। यही अपने का राइट वे होता है, यही सही तरीका होता है। तो सांद्र अम्ल में यदि जल मिलाओगे तो जल मिलाने के ऊपर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण क्या हो जाता है? आस्फलित हो जाता है। आस्फलित मतलब उबलने लगता है, बाहर आ जाता है, उफनने लगता है, होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं, इंजरी भी आ सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का जो बीकर है, पात्र है, वो भी टूट सकता है। यानी कि ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होगी तो अचानक बहुत ज़्यादा गर्म होने से ये पात्र है वो भी टूट सकता है। इसलिए हमें क्या नहीं करना चाहिए? अम्ल में जल को नहीं मिलाना चाहिए, अम्ल या क्षार में जल को नहीं, जबकि जल काफ़ी मात्रा में लें और उसके अंदर अपन क्या करें? एसिड या बेस को मिलाएं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होती है। यूँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? फिर दे दिया कि जल में अम्ल को घोला जा सकता है ना। जैसे कि यूँ कहा जाए कि जल और अम्ल को घोलते समय कौन सी सावधानी, घोलने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस तरह से दे दिया। और फिर यूँ दिया कि क्षार को जल में मिला सकते हैं, क्षार या अम्ल को जल में मिलाएं, फिर जल को अम्ल या क्षार में मिलाएं, फिर अब अम्ल, क्षारक या जल किसी को भी किसी में मिला सकते हैं एक दूसरे में, या फिर किसी को भी एक दूसरे में नहीं मिला सकते। इस तरह से करके स्टेटमेंट बना सकता है। तो अपन क्या रखें कि जल में हमेशा अम्ल या क्षार को मिलाया जाता है। इस तरह से स्टेटमेंट देकर के क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आराम से, एप्लीकेशन बेस। चलिए आगे देखते हैं। मिश्रण क्या हो जाएगा? यदि जल को अम्ल में डालोगे, जल को डालोगे अम्ल के अंदर तो अम्ल है वो क्या है? ज़्यादा मात्रा में है, और जल की आप बूंद डालोगे, डालते ही वो आस्फलित होकर के यानी कि उफन करके, उबल करके बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र है वो टूट भी सकता है। ये अपन ने देख लिया। अब बात आती है पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल अर्थात मुख्य रूप से अम्लता या क्षारकता जो है उसका मापन, उसकी प्रकृति का मापन। तो देखिए, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, पीएच स्केल में P का मतलब है पुषांश या पोटेंस। ठीक है, जो एक जर्मनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है शक्ति यानी कि पावर। ठीक है, ये होता है। तो मुख्य रूप से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जो पीएच वर्ड है पूरा, इसमें पी का मतलब क्या है? तो पी का जो मतलब है वो पोटेंस शब्द से यानी पुषांश से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पावर। यहाँ पर पावर किसकी? एसिड या बेस जो है उनकी पावर। अभी जिस विलयन की पीएच का मान
7 होता है, pH की वैल्यू कितनी होती है 7 होती है, वो विलयन क्या होता है उदासीन होता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। जिन विलयनों की pH का मान 7 होता है वो क्या उदासीन, और जिन विलयनों की pH का मान 7 से कम होता है, pH का मान 7 से कम होता है, pH 7 से कम, वो क्या होते हैं अम्लीय। यानी कि 0 से लेकर के और ये 7 और 7 से लेकर के ये 14, यूँ इस तरह से ये pH स्केल होती है। तो इधर तो आएंगे क्या अम्लीय पदार्थ, ठीक है, और इधर क्या आएंगे क्षारकीय पदार्थ आएंगे, ठीक है। जिनकी pH 7 से क्या होती है ज़्यादा, 7 से ज़्यादा pH का मान वो क्या होते हैं क्षार होते हैं। यह स्केल 0 से 14 तक pH ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट ये है अपनी pH स्केल। उम्मीद करता हूँ आप सभी को दिख रही होगी, आराम से विजिबल होगी। देखिएगा ये pH स्केल के अंदर अपन यूँ देख रहे हैं, ये स्केल बनी हुई है। इस स्केल के अंदर अपन पूरा का पूरा यूँ देख पा रहे हैं कि यहाँ बीच में ये 7, ये 0, ये यहाँ पर क्या हो गया 14, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से इधर से ये हैं H+ आयन और ये यहाँ पर क्या हैं OH- आयन। जो देखिए OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है, ये एरिया बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ एक क्षार की प्रबलता, इधर देख रहे हैं अपन pH 7 से 14, तो इधर प्रबलता किसकी होगी क्षारक की प्रबलता ज़्यादा होगी, और इधर किसकी प्रबलता होगी अम्ल की होगी। ये देखो बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, यानी कि pH का मान जब 7 से घटता जाता है, pH घटती है, ठीक है। जब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान क्या होगा घटेगा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी तो pH का मान घटेगा और अम्लीय प्रकृति है वो क्या होगी बढ़ेगी। क्योंकि pH का मान जितना कम है, ध्यान रखें कॉन्सेप्ट को, pH का मान जितना कम है अम्ल उतना ही क्या है प्रबल है। और pH का मान कम कब है जब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा है। कैसे, फॉर्मूला है pH, देखिए कलर चेंज करते हैं, फॉर्मूला है pH - log H+ आयनों की सांद्रता। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी, ये कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यहाँ पर निशान क्या है माइनस का है, ये सांद्रता बढ़ेगी तो pH का मान घटेगा। और अपन जानते हैं pH का मान 7 से 0 तक जो घटता है वही अम्ल है वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग होता है। तो pH का मान, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता लगातार क्या हो रही है बढ़ रही है, तो pH का मान घट रहा है 7 से 0 की ओर, pH का मान घट रहा है और pH घटेगी तो अम्लीय प्रकृति क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। इधर अपन चलेंगे, OH आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी तो यहाँ पर इसी को अपन यूं भी कह सकते हैं, इसी को इस तरह से कहा जा सकता है pH = log OH-, ठीक है। यहाँ पर OH- की सांद्रता के अकॉर्डिंग माइनस का निशान है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो OH आयनों की सांद्रता जब बढ़ेगी तो OH आयन की सांद्रता बढ़ते ही क्या होगा pH की वैल्यू भी बढ़ेगी। OH आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, pH की वैल्यू भी 7 से 14 तक ही बढ़ रही है। तो यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घट रही है, OH आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, ऐसे में क्षारीय प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर है वो क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखेंगे 7 वाला उदासीन, 7 से जितना नीचे, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि किसी अम्ल की pH, 2 अम्लों की pH क्रमशः है 3 और 3.5 है, तो उनमें से कौन सा अम्ल स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी pH 3 है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसकी pH का मान कम है वो क्या है स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी क्षार की pH है वो 7.5 और दूसरे की 10.3 है, तो कौन सा क्षार प्रबल है, तो क्षार वो प्रबल है जिसकी pH क्या है ज़्यादा है, क्षार वो प्रबल है जिसकी pH ज़्यादा है। अब एक स्केल जिसके ऊपर अपन कुछ
ऐसे अपने पदार्थ दिए हुए हैं जिनको अपन देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से उनकी पीएच है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ये यहाँ पर पीएच स्केल जिसमें 0 से लेकर के और 14 तक पीएच दिखाई हुई है। 0 होती है 1 मोलर HCl, 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसकी पीएच कितनी होती है? 0 होती है। ये ध्यान में रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 0 पीएच। फिर है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो आमाशयी रस जो होता है, ठीक है, उसकी पीएच कितनी होती है? तो 1.2 होती है। कितनी है? 1.2। लेमन जूस, नींबू रस जो होता है, उसकी पीएच होती है 2.2। ध्यान में रखना है, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। फिर है यहाँ पर प्योर वाटर, शुद्ध जो जल है, उसकी पीएच कितनी होती है? तो उसकी पीएच की वैल्यू होती है, यहाँ पर देखो ये 7 वाले कॉलम में है। तो शुद्ध जो वाटर होता है, डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल होता है, उसकी पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है, यानी वो उदासीन होता है। फिर नीचे लिखा हुआ है ब्लड की पीएच का मान इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, 7.4। ब्लड की पीएच का मान 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH होल ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच की वैल्यू होती है 10। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी कि 1 मोलर NaOH जो है, उसकी पीएच का मान कितना होता है? 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है, 14 होता है। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। कुछ डाटाज हैं जिनको आपको याद रखना ही रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ ये एक इंडेक्स, ये भी आपको एज इट इज़ याद करनी है। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ जाता है कि कौन से पदार्थ के अंदर सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पर, और उसमें कौन सा एसिड है वो प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ऑरेंज, और लेमन, यानी कि संतरा और नींबू, इनके अंदर कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से इसको जाना जाता है। विटामिन सी भी इसको बोलते हैं। विटामिन सी का ही नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और यही मुख्य रूप से घटक है वो किसके हैं? सिट्रिक एसिड के हैं। सिट्रस कुल के ही ये पादप होते हैं। तो ध्यान में रखें, नींबू और संतरा, इनके अंदर जो खट्टे पदार्थों वाले हैं, मुख्य रूप से इनके अंदर क्या है? सिट्रिक अम्ल हैं। अब खट्टे में इमली भी आता है, लेकिन इमली के अंदर क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। तो ध्यान में रखें, नींबू और संतरा सिट्रिक अम्ल। फिर एप्पल, सेब के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए मेलिक एसिड, ठीक है। सेब को सेम पढ़ लें, क्या पढ़ें? सेम, सेम से ये सेब और ये मैं से मेलिक एसिड, ऐसे याद रख लें, ठीक है। इमली है ना, टैमरिंड है ना, तो टैमरिंड के अंदर टी से टी, इमली का इंग्लिश नेम टैमरिंड, और क्या हो जाएगा यहाँ पर? टार्ट्रिक एसिड, टी से टी। और ग्रेप्स वगैरह होते हैं, अंगूर, ग्रेप, इनके अंदर भी क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल ही होता है। विनेगर, सिरका, ठीक है, विनेगर, इसके अंदर भी क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड। कर्ड, दही के अंदर मुख्य रूप से देखा जाए तो कौन सा? लैक्टिक एसिड। टोमेटो, टमाटर जो है उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड। फिर गैस्ट्रिक जूस, आमाशयी रस जो है, इसके अंदर अपन देख करके आए हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इसी माध्यम के अंदर पाचन होता है। टी, चाय के अंदर अपन देखते हैं मुख्य रूप से टैनिक एसिड, ठीक है, टेनिन नामक उसके अंदर पदार्थ पाया जाता है, और उसी के नाम से एसिड टैनिक एसिड। फिर रेड एंट्स, यानी कि लाल चींटी जो होती हैं, लाल चींटी, उनके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? तो उनके अंदर पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड के कारण ही, या मेथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं, इसी के कारण जब ये लाल चींटी है वो डंक मारती है या काट लेती है, तो इसी की वजह से क्या होती है? जलन होती है। तो ये कुछ पदार्थ और उनके अंदर कुछ खाद्य पदार्थ हैं मुख्य रूप से, और उनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, ये आपको याद करना ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावनाएँ बनती हैं। आगे देखेंगे अपन नेक्स्ट, जो पीएच है उसका अपने दैनिक जीवन के अंदर, डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। तो ये भी अम्ल क्षार से संबंधित ही टॉपिक है, जुड़ा हुआ है, तो अपने को ध्यान में रखना चाहिए। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। तो पौधे और जो जानवर, पशु मुख्य रूप से हैं, ये पीएच के प्रति क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी जो है, उसकी पीएच पर
ठीक है। अभी अपन देख करके आए हैं ब्लड के अंदर 7.4 ब्लड की पीएच, ठीक है। तो सभी पूरे के पूरे ह्यूमन बॉडी के अंदर ही सर्कुलेशन सिस्टम ब्लड के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो 7 से लेकर के 7.8 तक की पीएच है, इस रेंज के बीच में हमारी बॉडी है वो कार्य करती है। अपनी बॉडी है वो किस रेंज के बीच में कार्य करती है, तो 7 से लेकर के 7.8 के बीच की जो रेंज है, इस रेंज के बीच कार्य करती है। ये रेंज पूछी जा सकती है, ठीक है। वर्षा जल की पीएच का मान, ठीक है, रेनी वाटर जो है उसकी पीएच का मान यदि 5.6 से कम हो जाए, तो 7 से कम हो रही है इसका मतलब अम्लीय ही है, लेकिन एक लिमिट है कि यदि 5.6 से ऊपर है तब तक तो एसिड की मात्रा उसमें कम रहेगी, तो उसको एसिड रेन नहीं बोलेंगे अपन। लेकिन यदि 5.6 से भी पीएच की वैल्यू कम आ गई तो फिर वो क्या कहलाएगी, एसिड रेन कहलाएगी, अम्लीय वर्षा कहलाएगी, जो पेड़ पौधों के लिए, मिट्टी के लिए हानिकारक होती है। तो यह पूछा जा सकता है कि कितनी पीएच मान से कम की जो वर्षा है वो अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाएगी। तो 5.6 से कम अगर वैल्यू रहेगी इसकी, पीएच का मान रहेगा, तो फिर वो जो रेन वाटर है वो किस में आएगा, एसिड रेन के अंतर्गत ही आएगा। तो ये ध्यान में रखें। मिट्टी का पीएच, तो कौन सी उपज, कौन सी फसल किस मिट्टी में होनी है, नहीं होनी है, उसके लिए पीएच का मान है वो पता होना, उसके अकॉर्डिंग अपन फसल ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच रेंज परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसका क्या किया जाता है, भूमि उपचार किया जाता है, मिट्टी का उपचार किया जाता है। यदि पीएच का मान कम है यानी अम्लीय है मिट्टी, तो उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, और यदि पीएच का मान ज़्यादा है, मिट्टी क्षारीय है, तो उसके अंदर अम्लीय पदार्थ मिला करके उसको उदासीन किया जाता है। इस तरह से मिट्टी का ट्रीटमेंट करते हैं। फिर अपने डाइजेशन सिस्टम के अंदर पीएच, तो डाइजेशन सिस्टम में अपन ने देखा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो आमाशय के अंदर होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर अपन ने देखा आमाशयी रस के अंदर। तो हमारा उदर, स्टोमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl उत्पन्न करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर है वो अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में यानी पेट में दर्द एवं जलन अनुभवी होता है, और इसी को अपन किसके नाम से जानते हैं, एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो एसिडिटी, पेट के अंदर जलन सी होना, यदि पाचन सही नहीं हो रहा है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा है, तो उस पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को पचाने के लिए जो आमाशय है वो ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा, और ज़्यादा एसिड रिलीज करेगा तो वहाँ पर क्या होगी, जलन होगी। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड यानी कि इन एसिड के विपरीत काम करने वाले जो क्षारीय नेचर के पदार्थ हैं वो दवा के रूप में लिए जाते हैं। तो इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड या प्रति अम्ल, क्या कहेंगे इसको अपन, प्रति अम्लीय पदार्थ हैं वो काम में लिए जाते हैं। और प्रति अम्ल यानी कि अम्लों के विरुद्ध कौन काम करेंगे, क्षार करेंगे, जो उसके प्रभाव को कम करेंगे, का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही है, अर्थात MgOH होल ट्वाइस है। ये क्षारीय पदार्थ है जो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ध्यान में रखें, एंटीएसिड काम में लेंगे और एंटीएसिड के अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम में लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांतों का धीरे धीरे क्या हो जाना, क्षय हो जाना, तो ये भी पीएच परिवर्तन के कारण ही होता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, वैसे तो मुंह के अंदर, लार के अंदर टाइलिन वगैरह जो एंजाइम वगैरह पाए जाएंगे, और लार का जो मुख्य रूप से मीडियम है, माध्यम है भोजन के पाचन का, वो अम्लीय ही होता है। तो पीएच की मान 7 से तो कम रहती है मुंह के अंदर, लेकिन यदि ये वैल्यू 5.5 से क्या हो जाए, कम, देखो ध्यान में रखें, एसिड रेन के लिए था 5.6, ये डाटा आपने को याद रहना चाहिए। यदि 5.6 से कम हो जाती है जल की पीएच, वर्षा वाले जल की, तो वो एसिड रेन में आती है, और 5.5 से कम होने पर मुंह की पीएच है उसकी पीएच 5.5 से कम होती है, तो दांतों का क्षय है वो प्रारंभ ही हो जाता है। दांत जो है उनका इनेमल जो है भाई, ये कठोर आवरण है, वो क्षय होने लगता है। तो दांतों का इनेमल, दंत वल्क, ठीक है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ कठोर पदार्थ होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह की पीएच का मान कितना, 5.5 से कम। तो ध्यान में रखें, दांतों के क्षय के लिए
पीएच का कितना मान है जो जिम्मेदार होता है, तो 5.5 से कम वैल्यू अगर आ गई तो फिर वो दंत क्षय के लिए जिम्मेदारी है। संक्षारित हो जाते हैं दांत, यानी कि क्षय होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, उसके धीरे धीरे ऊपर का जो आवरण है वो क्षय होने लगता है। क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करके, यानी कि जो अपन टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें क्षार ज़्यादा हो, ऐसा अपन क्या करेंगे, टूथपेस्ट यूज़ करेंगे तो अम्ल के आधिक्य की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है और दंत क्षय से बचा जा सकता है। तो यहाँ पर दंत वल्क को तोड़ने वाले पदार्थ के लिए पीएच, यानी उससे मुंह की पीएच का मान ये ध्यान में रखना है, 5.5 से कम हो गया तो वो दंत क्षय के लिए उत्तरदायी है। फिर है पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। कुछ ऐसे कीट वगैरह हैं या कुछ पौधे भी ऐसे हैं, पादप ऐसे हैं जिनके द्वारा अम्लीय या क्षारीय पदार्थ हैं वो मुख्य रूप से रिलीज किए जाते हैं और वो उनके कांटों के द्वारा या सूल डंक जो हैं उनके द्वारा ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा दिए जाते हैं और उससे अपने को हानि हो सकती है। तो उससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे आत्मरक्षा करी जा सकती है, जैसे अपन अभी पढ़ कर कह रहे हैं कि लाल चींटी के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जो मनुष्य के अंदर शरीर में अगर वो काट ले तो जलन उत्पन्न करता है। तो वैसे ही मधुमक्खी का जो डंक है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द, मधुमक्खी के काट लेने से तथा या बर वगैरह जो होता है उसके काट लेने से जलन अनुभवी होती है। डंक मारे गए अंग जो हैं उनमें बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, इसका उपयोग करने से क्या मिलता है, आराम मिलता है क्षारीय प्रवृत्ति का। तो देखिए मुख्य रूप से मधुमक्खी का डंक जो है या फिर जो ततैया वगैरह जो होता है मुख्य रूप से वो अगर काट लेता है तो उसके डंक से अपने को रिलैक्स प्राप्त करने के लिए बेकिंग सोडा अपने को काम में लेना चाहिए। नेटल नामक एक प्लांट है, पादप है, ठीक है। इसके डंक वाले बाल जो होते हैं वो मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जो लाल चींटी के द्वारा भी स्रावित होता है वही ये छोड़ जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है, यानी कि जलन होती है। इसके इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर डॉक नामक पौधा, जहाँ पर ये नेटल प्लांट मिलता है, जंगली पौधे हैं, इसके ही आसपास डॉक नामक प्लांट है वो भी मिलता है। यदि इसके पौधे की पत्ती रगड़ ली जाए तो आराम मिलता है। तो नेटल वाले, इससे अपने को पता चल रहा है कि नेटल के अंदर अम्ल स्रावित हो रहा है, इसका मतलब डॉक वाले प्लांट की पत्ती के अंदर क्या होता है, बेस होता है, क्षारीय पदार्थ होता है जो इसके अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है और हमारी जलन या दर्द है वो उसका अनुभव होना बंद हो जाता है। तो ये इस प्रकार से अपने कुछ प्लांट्स और कुछ अपने दैनिक जीवन के अंदर अम्ल और क्षारीय जो पदार्थ हैं उनसे किस प्रकार से रक्षा करी जा सकती है ये। इसके बाद में अंत में अपन ये चीज़ देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर, जिसमें देखिए क्या है, लवण हैं उनकी पीएच। तो लवण की पीएच का मान मुख्य रूप से तो 7 ही होता है, लेकिन लवण भी अलग अलग उदासीन लवण हो सकते हैं, अम्लीय लवण हो सकते हैं, क्षारीय लवण हो सकते हैं। तो देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, उदासीन ही लवण बनेगा और उदासीन लवण बन रही है तो उसकी पीएच का मान कितना होगा, 7 होगा। जैसे NaCl क्या है, एक उदासीन लवण है, कैसे, ये बनता है NaOH प्लस HCl से, ठीक है। तो यहाँ से OH और ये H ये तो निकल जाता है H2O और प्लस बन जाता है Na और ये Cl, यानी कि NaCl साधारण नमक बनता है। यहाँ NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से क्या बनेगा, दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। इसकी pH 0, इसकी कितनी 14, इसकी 14 मिलेंगे, pH कितनी होगी, 7 होगी। तो ये हो गया उदासीन। अब देखिएगा प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। अम्ल है वो प्रबल है, ठीक है, क्षारक है वो दुर्बल है। तो सीधी बात है लवण तो बनेगा, लवण बनेगा, लेकिन लवण में अम्लीय गुण ज़्यादा रह जाएंगे क्योंकि अम्ल है वो प्रबल है, ठीक है। और प्रबल है तो फिर इसकी पीएच, अम्लीय गुण बचेंगे, इसका मतलब पीएच का मान है वो 7 से क्या होगा, कम होगा। 7 जो पीएच है उससे कम पीएच पाई जाएगी, जैसे NH4Cl। NH4Cl कैसे बनेगा, NH4Cl बनेगा जैसे NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैं कह दूं HCl। तो यहाँ ये H2O तो निकल गया और NH4Cl बन गया। अब ये NH4OH है वो एक दुर्बल क्षार है, वीक बेस है। तो वीक बेस है ये और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अम्लीय गुण इसमें बच जाएंगे, यानी पीएच का मान 7 से कम रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अम्लीय लवण हो गया, ध्यान में रखें। क्षारीय लवण,
क्षारकीय लवण है इसका मतलब प्रबल क्षारक है और दुर्बल क्या है, अम्ल है। जैसे यहाँ पर सोडियम एसीटेट तो CH3COOH एसिटिक अम्ल है जो एक वीक एसिड है, ठीक है। और NaOH है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब कार्य करेंगे, ये H और ये OH, H2O निकल गया और यहाँ पर ये CH3COO और Na, ये बन गया सोडियम एसीटेट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस था, बेस स्ट्रॉन्ग है यानी कि क्षारीय गुण बचेंगे, क्षारीय गुण बचेंगे तो pH 7 से ज़्यादा होगी। pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 है 9 है कितनी भी है तो ये 7 से तो ज़्यादा ही है ना, तो ये क्या होगा, क्षारकीय लवण होगा। तो ये इस तरह से अपन ने आज की इस क्लास के अंदर मुख्य रूप से जो एसिड हैं उनकी स्ट्रेंथ के रूप में और एसिड बेस हैं वो किस प्रकार से वर्क करते हैं, pH की वैल्यू है वो किस प्रकार से अलग अलग अपने दैनिक जीवन की घटनाएं हैं उनको प्रभावित करती है, ये अपन ने देखा। अगली क्लास जो होगी उसके अंदर साधारण नमक से कौन कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं, उनके क्या क्या उपयोग हैं, ये पांचों के पांचों जो कंपाउंड हैं वो अपने सिलेबस में हैं, तो इनको अपने को बहुत अच्छी तरह से देखना होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण CaOCl2, बेकिंग सोडा NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, बेकिंग सोडा, और ये धोने का सोडा या धावन सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जलयोजित 10H2O इसके अंदर क्रिस्टल जल के रूप में, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, हाफ H2O है ना, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है, जो जिप्सम से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन कंपाउंड्स के बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास के अंदर यह यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी मात्र 3 पार्ट्स में ही। आज अपन ने सेकंड पार्ट देखा इस यूनिट का, इससे पूर्व की क्लासेज हैं वो भी आपने अगर नहीं देखी हैं तो निश्चित तौर पर जाकर के आप देखें और इसका लाभ है वो उठाएं। चैनल के ऊपर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को तेज़ करते रहिए।